नमस्कार साथियों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में पूरा एक बार आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा आपसे वादा रहता है कि हम संवाद कार्यक्रम में समय-समय पर शिक्षा जगत की अनेक हस्तियों से आपका परिचय कराते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे बीच में मीडिया जगत का एक जाना-पहचाना नाम है। हमारे साथ हैं आज प्रोफेसर संजय द्विवेदी। आप पूर्व निदेशक रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जनसंचार के प्रोफेसर हैं। सर, हमारे संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। सर का लगातार आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है और आज सर से हम चर्चा करेंगे सर द्वारा निकाली जा रही एक पत्रिका मीडिया विमर्श से। तो सर से ही जानेंगे सर, ये मीडिया विमर्श जो पत्रिका है ये कब से निकल रही है और छात्रों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, मीडिया विमर्श जो पत्रिका है ये 2006 में प्रारंभ हुई। लगभग 17 साल होने जा रहे हैं इस पत्रिका को। मीडिया के बारे में बातचीत करने के लिए ये पत्रिका है कि मीडिया जो प्रोफेशनल्स हैं, मीडिया के विद्यार्थी हैं, मीडिया के रिसर्चर हैं, वो कहीं ना कहीं एक उनको मंच मिलना जिसमें अपने बारे में बात कर सके। मीडिया दुनिया भर की बात करता है, जमाने जहाँ की बात करता है, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये दरअसल जनसंचार के जो वृत्तिज्ञ हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक मंच है कि वे आए और इस बारे में बात करें। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज झांसी के आपके विश्वविद्यालय में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, माननीय कुलपति डॉक्टर मुकेश पांडे जी के कर कमलों से आज इसका कुंभ कथा का जो नया अंक है वो लोकार्पित हुआ। तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 17 वर्षों की यात्रा पूरी हुई मीडिया विमर्श की और उसका लोकार्पण आज झांसी में हुआ। लेटेस्ट अंक है मीडिया विमर्श का और कुंभ कथा का। और इसके साथ में मैं सर से भी जानना चाहूंगा सर, ये इसका जो नाम, ये जो अंक हमारा कुंभ कथा है, तो इस कुंभ कथा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कुंभ जो है भारत की संस्कृति का एक सबसे बड़ा उत्सव और आयोजन है, सबसे बड़ा जुटान है, सबसे बड़ा मेला एक तरह से कह सकते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत की जो संचार परंपरा है वह अगर आपको प्रत्यक्ष देखनी है तो आपको कुंभ के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि एक जो हमारा जो एक परंपरागत ट्रेडिशन था जिसके आधार पर हमारा देश जुड़ता था और दुनिया जहान से लोग आते थे कुंभ के मेले में, वहां बैठ करके ज्ञान चर्चा होती थी। समाज के समक्ष जो समस्याएं हैं, जो संकट है, जो सवाल हैं, उन पर वहां चर्चा होती थी। हम लोग विमर्श और शास्त्रार्थ की धरती है और वहां जो विमर्श होते थे, जो साक्षात्कार होते थे, जो सत्य की अनुभूति होती थी, जो पाथेय मिलता था, उस पाथेय को पूरे समाज को ग्रहण करना होता था। और हम देखते हैं कम्युनिकेशन की इतनी सुंदर व्यवस्था कुंभ के माध्यम से बनी कि कुंभ में जो चर्चाएं होती थी वो चर्चाएं उसी रूप में गिरिवासियों तक, वनवासियों तक, ग्रामवासियों तक, नगरवासियों तक पहुंचती थी। तो एक बहुत बड़े देश को चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक था कि हम इस प्रकार के आयोजन करें, क्योंकि उस समय संचार के इतने माध्यम नहीं थे, संचार की इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। और ये जो आयोजन था ये अपने आप में संचार का सबसे बड़ा केंद्र था और सारा समाज इससे पाथे ग्रहण करता था, शक्ति ग्रहण करता था और शक्ति को ग्रहण करके अपने अंदर की ऊर्जा अनुसूचित करता। तो एक आध्यात्मिक परंपरा भी है, पर इसका एक सामाजिक महत्व भी है कि लोग आते हैं, मिलते हैं और एक एकत्व का प्रकटीकरण होता है। भारत एक है, भारत के लोग एक है। किसी भी पंथ, विचार, विविध जो धाराएं हैं विचारों की, हमारे यहाँ अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म गुरु हैं, वो सब एकत्र एक स्थान पर आते हैं। सब धाराओं के लोग, मतलब भारत में पैदा हुए जितने पंथ हैं, जितनी धाराएं हैं, जितने प्रकार के विचार हैं, वो सारे विचारों का एक तरह से यहाँ कुंभ में समन्वय होता था और वो सब मिल करके यहाँ चर्चाएं करते थे। तो एक भारत के एकीकरण का, भारत के एकत्व का भी एक स्थान है। मैं आज आपको सुन रहा था सेमिनार में और उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आजकल लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जनता को जो लेकर के आया जाता है, धन बल से या किसी भी तरीके से लेकर के आया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग संख्या उस मात्रा में उन रैलियों में जुटा नहीं पाते हैं। लेकिन हम कुंभ में देख रहे हैं कि वहां आदमी पहुंचता चला जा रहा है, पहुंचता चला जा रहा है और संख्या लगातार प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो लोग बिल्कुल निकल रहे हैं, इसके पीछे से क्या देखते हैं? ना कोई बोलने वाला ना कुछ, और अपने मन से एक भाव है कि लोग जा रहे हैं बस। अब आप देखिए कि भारत ने कितने सारे संघर्ष किए। बहुत लंबे समय तक विदेशी राज यहाँ रहा, मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का एक राज रहा बहुत लंबे समय तक, फिर भी कुंभ ठहरा नहीं, कुंभ रुका नहीं। तो कुंभ राजाओं की दया पर नहीं चलने वाला, ये जनता के द्वारा चलाया जाता है। लोगों के मन में स्वयं जो आस्था है, कुंभ के प्रति जो एक विश्वास है,
कि हमें एकत्र आना है, और इस नाते लोग आते थे। और ये सरकारों के बदलने से, सरकारों के आने जाने से, व्यवस्थाओं के बदलने से, राजाओं बादशाहों के आने जाने से प्रभावित नहीं हुआ। ये हमेशा होता रहा और इसकी व्यवस्थाएं समाज के माध्यम से खड़ी होती रही। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक चेतना तो है ही, बड़ी एक सामाजिक व्यवस्था भी इसके पीछे जुड़ी हुई है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे विद्वानों ने, बल्कि पूरे समाज ने जो व्यवस्था खड़ी की है, उस व्यवस्था को आज भी हम इस रूप में, इतने भव्य रूप में होता हुआ देख पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सरकार आज कम से कम अधोसंरचना खड़ी करती। बहुत सारी जब कोई व्यवस्थाएं नहीं खड़ी हो पाती थी, एक तरह से विरोधी विचारों की तरह से वो रही होगी, जब मुगलों का शासन रहा होगा, उस समय भी कुंभ हुआ। ऐसा नहीं कुंभ कोई आज की चीज है। और इस नाते हमें इसको समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई आस्था की ऐसी डोर है, कुछ ना कुछ भरोसा है लोगों का उस परम तत्व पर, उस परम सत्ता पर, कि यहाँ से जरूर हमारे मन की जो शांति है, मन का जो एक अवगाहन है, कि आप देखिए इतना कष्ट रहकर, इतने संघर्ष के साथ, इतना बड़ा देश है, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई श्रीनगर से है, कोई जम्मू से, कोई उड़ीसा से, सामान्य साधनों के साथ, जिनके पास साधन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, टिकट्स नहीं है, ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं, वाहनों के लिए स्पेस नहीं है, पैदल चल चल करके भी लोग पहुंच रहे हैं। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बहुत ही गहरी आस्था है जो यहाँ प्रकट होती हुई दिखती है। मुझे लगता है सर एक और चीज जो है, आप भी थोड़ा इस पर विचार डालिएगा सर, कि संगम को लेकर के, या हाल ही में से राम मंदिर बना है, या बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल बना है, तो पहले एक होता था कि जो नॉर्थ के लोग थे, तो राष्ट्र तो एक ही है, लेकिन हम कह रहे हैं जो नॉर्थ के लोग थे, वो छुट्टियों में साउथ में मंदिर दर्शन के लिए जाया करते थे। तो मैं कि जो भीड़ है, कहीं ना एक रिवर्स भी आप देख रहे हैं कि अब साउथ के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नॉर्थ पे जो ये त्रिकोणीय व्यवस्था बनी है, यहाँ पर भी लोग माइग्रेशन हो रहा है इस तरीके से। देखिए, एक तो सबसे बड़ा संकट ये हुआ कि जो उत्तर भारत के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, राम जन्मभूमि अयोध्या में, और काशी विश्वनाथ का मंदिर। आप ये देखिए कि जो आक्रमणकारी आए, वो सबसे पहले आपकी आस्था पर ही हमला करते हैं, आपकी संस्कृति के प्रतीक को नष्ट करते हैं। ये तीनों मंदिर तोड़े गए, आप देखेंगे। हमारे जो विद्या स्थान थे वो तोड़े गए, नालंदा की लाइब्रेरी जला दी गई। तो हमारे ज्ञान पर और हमारे धर्म पर, दोनों पर एक तरह से आक्रमण जो है होते रहे। और इस नाते बहुत गहरी निराशा समाज के अंदर थी कि आप काशी विश्वनाथ को देखते हैं, आपको कितना कष्ट होता है। भगवान श्री राम जो सबसे लाडले सपूत हिंदुस्तान के, उनका ही मंदिर नहीं बन पा रहा है। आदमी क्या करेगा? अयोध्या में जाके हनुमानगढ़ी का दर्शन कर करके निराश होकर के, तो आप देखेंगे कि अवसाद, निराशा में डूबा हुआ शहर। मैं तो स्वयं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। एक मतलब निराशा में डूबा हुआ शहर, अवसाद में डूबा हुआ शहर। आज आप उस अयोध्या में देखिए, रोज कितने हवाई जहाज उतर रहे हैं। वहां के जो ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, उनको घोषणा करनी पड़ रही है कि अभी दर्शन के लिए मत आइए। ये स्थिति आज अयोध्या की है। तो ये निश्चित रूप से एक परिवर्तित समय है, जिसमें लोगों की आस्था तो थी, ऐसा नहीं विश्वास नहीं था लोगों का, पर लोगों को जाके कष्ट होता था जब वो देखते तुम्हारे राम टेंट में है, तिरपाल में है, इतनी बुरी अवस्था में है, तो उन्हें कष्ट होता था। काशी में जाके उन्हें कष्ट प्राप्त होता था, मथुरा में जाके आज भी कष्ट प्राप्त होता है। तो ये जो दंश की कथाएं थी, उससे बचने के लिए आदमी कहता था उन मंदिरों की तरफ जाओ जो भव्य है, जो संपन्न है, जहां जाकर कोई निराशा बोध ना हो, जहां कोई अवसाद ना हो, जहां एक उत्साह प्राप्त हो। इसलिए आज लगता है कि नहीं, हमारे सारे मंदिर अपने वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे उज्जैन में खूब बड़ी भीड़ बढ़ी, वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका एक वैभव वापस किया। और आप देखेंगे भगवान श्री राम का मंदिर, आप ठीक अदालत के आदेश से बना, जैसे बना, पर आज एक भव्य रूप में हमारे सामने खड़ा है। और काशी में भी काफी परिवर्तन हमें दिखता है, वहां प्रधानमंत्री, वहां से सांसद भी हैं। तो एक परिवर्तित वो है, एक अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को पुनर्जीवित करने का, अपनी सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित करने का जो अभियान चला है, उसकी भी बहुत बड़ी एक चेतना समाज के अंदर पैदा हुई है। और समाज अगर वहां जा रहा है तो इस प्रवाह को वो समर्थन भी दे रहा है, मैं ऐसा मानता हूं। अब मेरा भी जाना हुआ 21 और 22 जनवरी को मैं कुंभ स्नान करके आया था। सर भी अभी हाल ही में मुझे लगता है स्नान करके आए। तो सर अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताइए कि एक जो हम लोग मीडिया में देखते हैं, कई प्रकार के ब्लॉग्स और किस प्रकार की बातें हो रही हैं, कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन आप जब जाते हैं वहां पर और आपने जो स्नान किया, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि कुछ कुछ अवस्थाओं की भी चर्चा होती है, सुविधाओं की भी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसको? देखिए, हम पर्यटन पर नहीं गए हैं, हम एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ ट्रस्ट सहकर ही पूर्ण होते हैं। तीर्थ में आप पर्यटन के आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, है ना। आप इस देश में लोग एप्पल के मोबाइल के लिए धक्के खा के लाइनें लगाते हैं, उस पर कष्ट नहीं होता। सिनेमा हॉल की टिकट के लिए किसी सिने स्टार के कार्यक्रम में कुचल जाते हैं,
कोई क्रिकेट स्टार शहर में आ रहा है, वहां कुचल जाते हैं, उस समय अपने दर्द के बारे में नहीं बताते। पर एक स्थान पर जहां जिस शहर की हैसियत नहीं है 10-20 करोड़ लोगों को संभालने की, उस शहर में इतने लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती, व्यवस्थाएं खड़ी भी हुई हैं, पर भीड़ के नियंत्रण की प्रविधियां हमको सीखनी है। मैं भी मानता हूं कुछ कमियां हो सकती, पर कुछ लोग सिर्फ नैराश्य पैदा करने के लिए, कुछ लोगों का काम ही है निराशा बांटना, निराशा पैदा करना, कैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, इस कामना में रात दिन हाथ जोड़े बैठे हुए ईश्वर की, वो भी ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी भी ईश्वर में आस्था है, पर वो चाहते हैं कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनकी दुकान चलती रहे। मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के प्रति सद्भाव रख करके लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। हम सिर्फ अगर छिद्रान्वेषण करने निकलेंगे तो आप देखिए शादियों में भी फूफा जी मुंह फुलाए रहते हैं कि साहब पूड़ी गर्म नहीं थी और भिंडी कुरकुरी नहीं थी और दाल थोड़ी जल गई और घी मुझे मिला नहीं, दही मुझे मिला नहीं। तो ये तो सामान्य परिवारों में होता है। भारत भी बहुत बड़ा महापरिवार है, तो कुछ लोग हैं फूफा जो मुंह फुलाए हुए हैं, कुछ मामा हैं जो रूठे हुए हैं, तो मुझे लगता है उनके रूठने की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। मूल बात ये समाज क्या अनुभव कर रहा है। मैं खूब कष्ट से वहां इलाहाबाद पहुंचा, ठीक है, पर जब पहली डुबकी मारता हूं और उसके बाद जो मेरे अंदर एक चेतना आती है और उसके बाद जो मैं जिस सुखद अनुभव से भर जाता हूं, उस सुखद अनुभव को लेकर के लौटता हूं। अगर लोगों ने अपने सुखद अनुभव नहीं बताए होते, त्रिपाठी जी, बिल्कुल अगर नहीं सुनाए होते, जो वहां गए अपने दुखों की कहानियां लौट कर सुनाते, तो लोग वहां नहीं जाते। जो वहां गए, कष्ट सहकर गए, संघर्ष करके गए, पसीना बहा के गए, सामान्य स्थितियों में नहीं गए, असामान्य स्थितियों में वहां पहुंचे। ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें डाइवर्ट हो रही हैं, गाड़ियां प्रवेश नहीं कर पा रही, बहुत सारे संकट हैं। उन सबके बावजूद वहां पहुंचे, वहां डुबकी लगाई, स्नान किया, ईश्वर का ध्यान किया, पर जब घर लौटे कहा कि नहीं बहुत आनंद आया, आध्यात्मिक आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई, ऐसा बताया तो लोग भी वहां पहुंचे। आपने देखा कुंभ एक तरह से माना जाता था कि जो है 12 फरवरी के बाद समाप्त हो जाएगा और अब जो है भीड़ कम हो जाएगी, और उसके बाद भी भीड़ थमने को नहीं है। मैं इसी तो की ये तरफ से आस्था पूछना का चाह जो रहा था कि जो है कि शुरू में जो था कि शुरू में जिस प्रकार से लोग जा रहे थे और एक ये परसेप्शन बना कि यार 10-12 तक तो जो है हो जाएगा, जो बहुत लोग जाना चाहते हैं 12 के बाद जाए तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा लोग इतने अधिक वेट कर रहे थे कि 12 के बाद से मतलब प्रतिदिन आंकड़ा जो है 1 से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में पार होता जा रहा है। और अभी बीच में कई मांग भी उठ रही थी कि क्या कुंभ को की तारीख भी बढ़ाई जा सकती है कि नहीं बढ़ाई जा सकती। इस यात्रा में हर व्यक्ति शामिल है। जो बहुत साधन संपन्न लोग हैं, जैसे हम मान लें अंबानी जी को, बहुत साधन संपन्न, वैसे लोग भी जा रहे हैं। राजनीति के शिखर पर विराजे लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो भी जा रहे हैं। तो बहुत गरीब गुरबा जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, सिर्फ विश्वास और आस्था की डोर है, गंगा मैया का नाम है, जो उनको ले जाता है और उनको भी वही आनंद प्राप्त होता है जो शायद हमारे शिखर पुरुषों को प्राप्त होता है। तो ये जो समानुभूति है, समान अनुभूति, जो आनंद हमारे राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हो रहा है, वही आनंद सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक बहुत सुविधा संपन्न तरीके से गए होंगे अपने प्रोटोकॉल के साथ, एक बहुत असुविधाएं उठाता हुआ जा रहा है, पर जो लौट रहे हैं वो समान भाव को लेके लौट रहे हैं। वो है भारत भाव, भारत का विश्वास, भारत की चेतना, भारत का भाव, और एक माँ गंगा के प्रति संगम स्नान के बाद जो एक प्राप्ति होती है जीवन में कि अब मेरा जीवन सार्थक हो गया कि हमने कुंभ देख लिया, गंगा स्नान कर लिया। ये कह सकते हैं कि जो इस बार का जो कुंभ हुआ है, ये जो नया सांस्कृतिक रूप से जो हमारा भारत है उसकी एक नई पहचान बन रहा है, इसको हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, पहले भी ये कुंभ होता रहा और भव्य स्वरूप में होता रहा, पर आज प्रचार माध्यमों की जो अधिकता है उसके नाते जो बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो चर्चित हो गए, बहुत सारी घटनाएं आज दर्ज की जा रही हैं। पहले दर्ज करना इतना आसान नहीं होता था, चीजें दर्ज नहीं होती थी। आज जो है कोई माला बेचने वाला सुपरस्टार हो जा रहा है, कोई आईटी के बाबा भी पॉपुलर हो जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मीडिया ने भी खड़ी कर दी हैं, क्योंकि नया जो मीडिया आया है उसने बहुत सारे ऐसे प्रसंगों को भी लोकप्रिय कर दिया है जिसकी आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि अब कुंभ के हर दृश्य दर्ज हो रहे हैं, पहले दर्ज करने की इतनी सुविधा नहीं होती थी और उतना प्रचार इस तरह का नहीं होता था। क्योंकि देखिए जो आध्यात्म चर्चा है उसका प्रचार नहीं होगा, पर जो इस तरह की हल्की फुल्की चर्चा है उसका प्रचार बहुत होता है। भीड़ है, व्यवस्था है, ये है, वो है, लड़की कंठी बेच रही है, अब वो फिल्मों चली जाएगी, इस तरह की जो चीजें हैं वो काफी कुंभ के इतर बहुत सारी चीजें कुंभ में चर्चित हो रही हैं, पर इससे कुंभ का महत्व कम नहीं होता। और ये कुंभ में ज्यादा लोगों के आ जाने से कुंभ का महत्व बढ़ नहीं जाता। कुंभ तो वही है जो अनादि काल से चला आ रहा है, जो हमारे शिव महंतों, महामंडलेश्वरों ने, शंकराचार्यों ने जिस कुंभ को पोषित किया है, हमारे समाज ने जिसको समर्थन दिया है, कुंभ वही है। आज उसकी व्यापकता इस रूप में दिखती है कि आज जो है शिखर पर ऐसे प्रधानमंत्री विराजे हैं जिनको एक भारतीयता
और भारत बोध को लेकर के चिंता है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं संत हैं, पर कुंभ का महत्व इससे कम या ज्यादा नहीं होता। कुंभ तो वही है जो हमारी परंपरा में है, जो हमारे मन में है, पर उत्साह जो है वो कई गुना ज्यादा है। उसका कारण बदली हुई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी, आर्थिक परिस्थितियां भी हैं। भारत में लोगों के पास धन आया है, लोगों के पास आर्थिक समृद्धि हुई है, तो लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं। पहले कहते थे जा भैया गंगा जल लाना तो हमें भी दे देना, उसी जल से स्नान अपने घर में कर लेते थे और मानते थे उनका कुंभ हो गया। ऐसे भी लोग थे। आज समृद्धि आई समाज के अंदर, आज उनके पास पैसा है तो वहां तक पहुंचने का साहस कर पा रहे, साधन है, गाड़ियां हैं, संसाधन आ गए हैं, तो लोग जा पा रहे हैं। उस भावना में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। वही भारत भाव है, वही भारत बोध है। वो जो कंसिस्टेंसी है, उस भावना की कंसिस्टेंसी है, उस भावना की तो निरंतरता है। साधनों की अधिकता या साधनों की बहुलता या साधनों की भव्यता, ये आप कह सकते हैं कि ये सब वही होगी, पर भावना जो वही है, वही भारत है जो उस समय था, वही भारत है जो आज के कुंभ में उपस्थित है। लगता है कि मतलब जो है इस विषय को छोड़े ही ना, वास्तव में हर व्यक्ति का अपना एक अलग अनुभव है, अपना एक अलग नजरिया है, और अपने आसपास सब लोगों के एक भाव है कि किसी ना किसी तरीके से हम भी जो है वो खुद दर्शन कराएं, अपने माता पिता को करा दें। तो हम लोगों ने बात की कुंभ के ऊपर, और क्योंकि सर का विषय सामाजिक विषय तो है ही, लेकिन सर हमारे मीडिया के विशेषज्ञ हैं। सर हम लोगों ने कुंभ पर तो कई सारी चीज़ें बातचीत की, और क्योंकि मीडिया हमारा जो प्रमुख विषय है और सर भी उसी के विशेषज्ञ हैं। और सर हम आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल हमारी दिनचर्या का एक तरीके से भाग बन गया, और अधिकतर हमारा 5-6 घंटे लगभग हर व्यक्ति का जो है इसमें बीत रहा है। और अभी हाल ही में लेकर के सर इसमें जो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें हुई और उसके जो कुछ कैरेक्टर्स थे, ऐसी बातें की गई कि जो सामाजिक रूप से देखा जाए तो उचित नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अब ये कि इसको कैसे रोका जाए, क्या कुछ गाइडलाइंस है या कुछ बनानी जाए, क्योंकि हम लोग मीडिया एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एज ए एजुकेटर, मीडिया एजुकेटर भी हम लोगों की सिर्फ कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा मानना है कि इसको थोड़ा बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है। एक घटना के नाते कानून बन जाए, कानून तो बनते रहते हैं, कानून टूटते भी रहते हैं। मेरा मानना है कि बहुत ही कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरे तो इस पे ये टेक है कि भारत को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाने का एक तय करना चाहिए। अगर हम देश को अश्लील सामग्री मुक्त समाज नहीं बनाएंगे तो हम एक ऐसा समाज बना रहे होंगे जो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। जिस तरह का कदाचार, जिस तरह की पोजीशनिंग, जिस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में डाले जा रहे हैं, अन्य अन्य कारणों से, कोई लोभ में डाल रहा, कोई आनंद के लिए डाल रहा है, वो ठीक नहीं है और ये प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। इस पर अगर कड़े कठोर कानून नहीं बने, क्यों, देखिए आपको समाज में अश्लीलता फैलाने का हक नहीं है। दुनिया के तमाम देशों ने इंतजाम किए हैं कि अश्लील सामग्री यहां नहीं चलेगी। हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? और कड़े से कड़े कदम उठाकर ऐसे 10-20 लोग जेल के अंदर होंगे, जेल की सलाखों के अंदर होंगे, अपने आप ठीक होगा। देखिए ये चीजें समाज सुधार से नहीं हो सकती। कई बार हमने छोड़ दिया समाज के ऊपर, समाज परिवर्तन लाइए, समाज परिवर्तन। अरे भाई, समाज परिवर्तन तो ठीक है, पर तुम एक ऑनलाइन माध्यम पर गंदगी फैला रहे हो, एक पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑनलाइन माध्यमों पर स्टैंड अप कॉमेडियन हो, जो भी हो, समाज में गंदगी फैलाने का तुमको अधिकार नहीं है। और इसलिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नाम से बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, और उन कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एविडेंस छोड़ के जा रहे हैं, इसमें कोई पुलिस को एविडेंस नहीं खोजना है, वही एविडेंस है। आप कोई एविडेंस नहीं छोड़ना। आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, आपके हैंडल से हुई है, आपको अंदर करिए उठा करके, ये सब और इनके आपके हैंडल कैंसिल कराकर इनको अंदर करने की व्यवस्था करनी। 2-4-10 ऐसे प्रकरण अगर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संस्कार सुधार आएगा। मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स को, उनके जो संचालकों को, उनके जो प्रमोटर्स हैं, इन सबको कहीं ना कहीं हमें करने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा कि समाज सुधार, नैतिक पतन, ये सब मैं इन सब चिनारों में पढ़ता नहीं, और इससे होता भी नहीं है, क्योंकि ये कोई हत्या का मामला नहीं है, ये कोई दूसरा इशू नहीं है, ये कोई आपराधिक मामले नहीं है। ये तो ऐसे मामले हैं जो आपने डाल दिए, सालों साल वो गंदगी जो है वायरल होती रहेगी, सालों साल वायरल होती रहेगी। आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है ये जो युवाओं में एक ट्रेंड जो है वो कूलनेस, तो कूलनेस की एक तरीके से परिभाषा बन के उतरा है कि भाई इस प्रकार का कंटेंट हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके पार्ट नहीं हैं, या उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो टॉलरेट लेवल है इस प्रकार के कंटेंट को लेकर के वो बहुत नैरो माइंडेड है। तो यूथ भी अपने आप को मेरा मानना है कि हर समाज की अपनी एक्सेप्टेंस की लेवल है। हम एक भारतीय समाज में रहते हैं, आपको कूलनेस अपने घर में कूलनेस करिए ना, जितना कूल आपको होना है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कूलनेस फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप कूल बहुत अच्छी बात है, आप ब्रॉड माइंडेड बहुत अच्छी बात है, अपने घर में, अपने परिवेश में व्यक्तिगत करिए। मेरे पर आप नहीं ठेल सकते,
मुझे आप मजबूर नहीं कर सकते। मैं मोबाइल खोलता हूं और मुझे 4 ऐसे कंटेंट आ जाते हैं, मैं क्या करूं? मेरा क्या अपराध है? आज छोटे बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल है, पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन माध्यमों के लिए, वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। उन छोटे बच्चों पर क्या गुजरती है? कम उम्र में आप उन्हें बड़ा बना देना चाहते हैं, इतना बड़ा बना देना चाहते हैं कि वो सब चीजों की मर्यादाओं को भूल जाते हैं। तो ये मेरा मानना है, ये नैतिक शिक्षा का विषय नहीं है, ये तो सिर्फ कानून का विषय है और ये सरकार ही हल कर सकती है। कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि लोगों की नानी याद आ जाए। मैं तो बहुत खुला कहता हूं कि भारत को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना है। भारत का समाज अश्लील सामग्री मुक्त होना चाहिए। जिसको अपनी कूलनेस करनी हो वो उन देशों में चला जाए जहां इस प्रकार के इंतजाम है। हिंदुस्तान की धरती पर कदाचार फैलाने की ऑनलाइन माध्यमों पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो गोपन के विषय हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं रखे जा सकते, क्लियर सी बात है। जो गोपनीयता के विषय हैं, जो कमरे के अंदर के विषय हैं, वो आप सड़क पे कैसे ला सकते हैं? माता पिता के संबंध को विज्ञापित करेंगे और कहेंगे हमारी छूट है, हमारी कूलनेस है, ये व्यंग है, ये मजाक है। एक घटिया विचारों को, अपनी गंदगी मानसिकता को, अपनी मानसिक विकार को आप उड़ेल रहे हैं समाज के ऊपर और आपका समाज समर्थन भी करता रहे। मुझे लगता है कि इसकी जगह हमारी सोसाइटी में नहीं है, नहीं होनी चाहिए। दुनिया के तमाम देशों ने ऐसे इंतजाम किए, हम भी कर सकते हैं। एक नैतिक बल और एक राजनीतिक शक्ति की हमें आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार है, बहुत ताकतवर है और इन विषयों को समझती है। कुछ प्रयास सुषमा स्वराज जी करना चाहती थी जब सूचना प्रसारण मंत्री थी, वो नहीं हो पाए। मुझे लगता है सरकार को आगे बढ़ करके माननीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में सार्थक हस्तक्षेप करते हुए समाज को बचाना चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना चाहिए। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। आज हमारी नौजवानी अपना समय, अपना श्रम जो डिजिटल माध्यमों से अच्छा कुछ प्राप्त कर सकती है, वो उसे अनपेक्षित तरीके से, गलत तरीके से उसको उस तक टिकाया जा रहा है। मुझे लगता है बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, जो उपलब्ध है वो उसी को आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। हम तो कंटेंट क्रिएटर लोग हैं, क्या हम अच्छी बातों में नहीं हंसते? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे पास एक से एक व्यंग्यकार हैं, एक से एक साहित्य लिखने वाले लोग हैं, एक से एक आनंद प्रदान करने चीजें लिखने वाले लोग हैं। तो हमारा इतना सुंदर मुल्क, इतना सुंदर देश है, जहां इतनी सुंदर रचनाएं रची गई हैं, उसमें इन प्रकार के जो फुहड़ और घटिया और मतलब मैं कहूं मनोविकारी, विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, वो जो प्रचार अभियान चला रहे हैं, उनके प्रचार अभियान पर रोक लगनी चाहिए और इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं। इस समाज की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से आवाज उठनी चाहिए कि हमें अपने समाज को बचाना है और भारत को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी से जुड़ा मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग ने एजुकेशन की बात की थी, तो मतलब अब ये हमको लगता है कि अब स्कूल लेवल पर भी हमको जो मीडिया एजुकेशन है एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाना चाहिए, कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हम जनरली यूज्ड बाय द मीडिया हो गए, मीडिया ही हमारा उपभोग कर रहा है। अब हमको वहां से आना है कि हम किस प्रकार से स्मार्टली मीडिया का यूज कर सके। तो हमारे जो अभी जो बच्चे स्कूल में हैं, क्योंकि अब चीजें इतनी तेजी से सामने आ रही है कि व्यक्ति सचेत भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब स्कूल लेवल पर भी हमको एजुकेट करने की जरूरत है सर इस तरीके से। नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया एजुकेशन ना कहें उसको, हमें उसको मीडिया साक्षरता कहें, मीडिया लिटरेसी कहें। बिल्कुल सर। मीडिया लिटरेसी की जरूरत इसलिए सोसाइटी को है कि मीडिया हमारे पास तो आ चुका है, उसे हम रोक नहीं सकते, समय के चक्र को घुमाया नहीं जा सकता। अब आप ये सोचें कि ये जीवन मोबाइल विहीन हो जाए, ये जीवन स्क्रीन विहीन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हमें जीना तो इस मोबाइल के साथ है, इस स्क्रीन के साथ है। बस हमें इस स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल है ये हमारा विनाश भी कर सकता है, हमारा विकास भी कर सकता है, हमारी दिनचर्या को बहुत स्मूथ बना सकता है और हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। हमें मीडिया लिटरेट बनाने की लोगों को जरूरत है। एक अच्छा मोबाइल, एक अच्छे आपके पास साधन है संचार के बहुत सारे, इसका ये मतलब नहीं कि आप मीडिया लिटरेट भी है। तो मीडिया लिटरेसी फैलाने की जरूरत है। मीडिया लिटरेसी को लेकर के बच्चों के पाठ्यक्रमों में इसको डालना चाहिए और बहुत सारे अभियान भी चल रहे हैं। केरल की सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ और सरकारें कर रही हैं। मीडिया लिटरेसी का कुछ कंपोनेंट मीडिया एजुकेशन की भी पाठ्यक्रमों में डाला जा रहा है, क्योंकि समाज को अब मीडिया लिटरेट बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये मीडिया लिटरेसी अब सिर्फ मीडिया के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है, सिर्फ पत्रकारों के लिए आवश्यक नहीं, पूरे समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि मीडिया लिटरेट समाज ही एक स्वस्थ समाज हो सकता है। इसलिए मीडिया लिटरेसी को हर पाठ्यक्रम में डालने की जरूरत है, ताकि हम मीडिया का सही सतर्क इस्तेमाल कर सकें और अपने विकास के रास्ते गढ़ सकें। सर, आपने भी अपना पत्रकारिता का शुरुआती समय जो है वो बहुत प्रिंट मीडिया में आप रहे हैं, और हम लोग भी छोटे पर जो है हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था, अभी भी आता है। लेकिन जो अभी समय चल रहा है एक तरीके से, कि डिजिटल मीडिया चीज़ें सामने हमारे मोबाइल पे आ जा रही हैं, तो ऐसे में और एक मैं तो ये भी देखता हूँ कि भाषा को लेकर थोड़ा अंतर है, कि पुराने लोगों की जो भाषा है वो थोड़ी सी ज़्यादा साफ है और हम लोगों की जो है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है।
तो क्या देखते हैं सर प्रिंट मीडिया का जो भविष्य है इस डिजिटल एरा में या भाषा को लेकर के, तो क्या चीजें सर इसमें देखिए हैं? मैं इसको लेकर थोड़ा सा वो हूँ कि एक डिबेट तो चल रही है बिल्कुल कि सर। प्रिंट खत्म हो जाएगा, प्रिंट समाप्त हो जाएगा। 2008 में आपको पता है जे जे गोमेज की किताब आई, उस किताब का नाम ही प्रिंट इज डेड। और एक फिल्म भी है गोस्ट बस्टर्ड, उस फिल्म में साइंटिस्ट की सेक्रेटरी से पूछती है कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, साइंटिस्ट कहता है कि प्रिंट इज डेड, प्रिंट तो मर चुका है। तो एक डिबेट है कि प्रिंट समाप्त हो रहा है, पर मैं इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ कि प्रिंट समाप्त हो रहा है या प्रिंट विकसित हो रहा है। विकसित हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है प्रिंट मीडिया का, अभी जो पिछले साल की ग्रोथ है उसमें 13% की ग्रोथ प्रिंट मीडिया की है, 13% के आसपास ग्रोथ है प्रिंट मीडिया की। तो और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अपने शहर में, आज भोपाल में नहीं हूं, आज झांसी में हूं, मैं अपने शहर के अखबार दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पीपल समाचार, स्वदेश, बहुत सारे अखबार मेरे शहर से निकलते हैं। उन अखबारों को आज मैंने सुबह प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के अपने मोबाइल पे देखा। मैं प्रिंट का पाठक हूं या मैं डिजिटल का पाठक हूं, इसमें मैं कंफ्यूज हूं। मैं तो ई पेपर पढ़ रहा हूं, मैं तो सुबह दैनिक भास्कर ही पढ़ा, मैंने स्वदेश के पन्ने भी सुबह उल्टे, मैंने नौ दुनिया पढ़ा भोपाल का। आप बताएं कि प्रिंट है कि डिजिटल है, क्योंकि मैं इसको ऑनलाइन ई पेपर ही पढ़ रहा हूं, पढ़ तो ई पेपर रहा हूं। तो यानी कि पढ़ने का स्वभाव हमारा नष्ट नहीं हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। ये अलग बात है कि मोबाइल पे पढ़ा जा रहा है। शायद मेरे पास, अगर मैं भोपाल में हूंगा तो पन्ने पलट के भी पढ़ूंगा। तो ये जो संकट है वो संकट डिजिटल प्रिंट का नहीं है, ये संकट पठनीयता का है कि अखबार पढ़े जा रहे हैं या अखबार पलटे जा रहे हैं। अखबार का सर्कुलेशन तो कर नहीं रहा है। आप देखेंगे चीन, भारत और जापान, ये तीनों आज भी हिंदू जो है प्रिंट मीडिया के बहुत बड़े मार्केट बने हुए हैं, यानी अखबार यहाँ बिक रहे हैं। अखबार बिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, जा रहे हैं तो कहीं पलटे भी जा रहे होंगे, पलटे जा रहे हैं तो कुछ तो पढ़े भी जा रहे होंगे। तो ये संकट दरअसल पठनीयता का है। डिजिटल माध्यम, देखिए आपका समय उतना ही है, डिजिटल माध्यमों के आने के बाद ये दरअसल टाइम किलिंग मशीन है। जो डिजिटल माध्यम है ये टाइम किलिंग मशीन है, ये हमारा समय कैसे नष्ट कर देते हैं 2-4 घंटे, हमें पता नहीं चलता। हम मोबाइल पे बैठे स्क्रॉल करते 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 इतनी रील्स, इतनी सारी चीज देख जाते हैं या सोशल माध्यमों में से व्यस्त हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। समय हमारे पास 24 घंटे ही है। वही किताब पढ़ने का समय है, वही सिनेमा देखने का समय है, वही टीवी देखने का समय है, सब में हमें वही करना है। इन 3-4 घंटों में हमने क्या किया? बाकी तो जीवन की यात्रा भी करनी है, 8 घंटे की नौकरी भी करनी है, घर के लिए सब्जी भी लानी है, घर के कुछ छोटे मोटे काम भी करने हैं, गार्डनिंग बागवानी भी करनी है, डॉग को घुमाने भी जाना है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, सारे काम होंगे। ले देकर आक्रमण कहाँ है? जो हमारा पढ़ने का समय है वो हमारा डिजिटल माध्यमों ने छीन लिया। मोबाइल हमारा इतना समय नष्ट कर देता है कि हम अखबारों को पलट नहीं पाते, या सिर्फ पलटते पढ़ नहीं पाते। किताबों से हमारा रिश्ता छूट रहा है, टेलीविजन हम देख नहीं पा रहे हैं। आपको पता है टेलीविजन नहीं देखा जा रहा है, आप अखबार की बात कर रहे हो, टेलीविजन लोग नहीं देख रहे हैं। महीनों महीनों लोग जो है टेलीविजन को ऑन नहीं करते, क्योंकि मोबाइल जो है, ये मोबाइल जो है मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है। एक ही मीडिया सब जगह यहाँ आ गया। अब जैसे दृश्य मीडिया भी यहाँ उपस्थित है, मैंने कहा मैंने अखबार भी इस पर पढ़ा, मैं रेडियो भी इस पर सुन रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया भी इस पे कर रहा हूँ। मेरी सारी आर्थिक जो कार्य व्यापार है, टिकट बुकिंग से लेकर के पैसा जमा करना निकालना, मैं उसी पे कर रहा हूँ, मैं शेयर भी उसी पे कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी मोबाइल पे आके सिमट गई है, मेरे सारे काम उस पे हो रहे हैं। तो मूल बात ये है कि हमारा पढ़ने का, आनंद प्राप्त करने का और जिंदगी चलाने का जो जरिया है वो बदल गया है। उसका मुख्य माध्यम, क्योंकि वो मीडिया नहीं है मोबाइल, आप समझिए, वो मीडिया कन्वर्जेंस का प्लेटफॉर्म है। सब प्रकार का मीडिया एक ही स्थान पर आ जाएगा, तो कौन लाइब्रेरी जाएगा? वही जाएगा जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है या कोई महाग्रंथ लिखना है। तो वो भी संकट है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये जो समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है, कैसे हम अपनी पठनीयता के स्वभाव को बचाएं। बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डालें, बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत डालें, उनको पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताएं। उसके नाते प्रिंट के बाजार को बहुत बड़ा थ्रेट तो है, पर मुझे लगता है कि प्रिंट बचा रहेगा। इसलिए बचा रहेगा क्योंकि जब हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं तो एक अलग प्रकार का अभ्यास होता है। जैसे मैं देखता हूँ कई बार हमारी बहुत छोटी बेटी किंडल पर चीजें पढ़ती है, पर आखिर हम पढ़ ही तो रहे हैं। एक जमाने में हम ताड़पत्र भोजपत्र में भी पढ़ते थे, बिल्कुल। एक जमाने हमारी खोपड़ी इतनी तेज थी कि हम पूरे ग्रंथ याद रखते थे। जो हमारे वेद सबसे पुराने ग्रंथ कहे गए पहले कागजों पे थोड़ी छपे, वो कागजों पे थोड़ी छपे, वो तो कहे ही गए श्रुति स्मृति, वो हमारी स्मृति का हिस्सा थे। हमारे दिमाग इतना चैतन्य था कि चीजें हमें याद रखती थी।
आज हमें अपना बायोडाटा भी एआई से बनवाना पड़ता है। मैं अपना बायोडाटा भी नहीं बना पा रहा हूँ, अपने बारे में एक पत्र नहीं लिख पा रहा हूँ, वो भी मैं एआई से बनवा रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि एआई भी जो आज काम कर रहा है वो हमारे द्वारा जो अर्जित, हमारे द्वारा जो निश्चित ज्ञान है, हमारे द्वारा जो फीड किया गया ज्ञान है, उसी ज्ञान को हमें पलट के परोस रहा है। वो कोई नया ज्ञान अर्जित नहीं। इसलिए मेरा कहना है क्रिएटिविटी के लिए स्पेस बचा हुआ है। आप क्रिएटिव हो, नए विचार, नए तरीके सोचें, नया पढ़ें, नया देखें और नया लिखें, तो आपके लिए हमेशा स्पेस बना रहेगा। और ये जो संकट है, ये संकट दरअसल प्रिंट मीडिया का संकट नहीं है, ये संकट पठनीयता का संकट है। लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग 3 घंटे की फिल्म नहीं देख पा रहे हैं। आप सोचिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म देखना आज हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। आधे घंटे का कोई शो देखना आज हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। ये हमको देखना पड़ेगा कि आज हमारा जो स्पॉन है टाइम का, 1.5-2 मिनट में हम हमारा जो पूरी प्रज्ञा हिल जा रही है। 1.5-2 मिनट हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, अच्छा कंटेंट को भी हम स्क्रॉल कर देते हैं। 1.5-2 मिनट हम अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या हमारी है या टेक्नोलॉजी की है, ये हमको देखना पड़ेगा। हमने अपनी क्षमताओं में गिरावट लाई है, हम गिर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। इसको हम टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते कि टेक्नोलॉजी ने हमें बर्बाद कर दिया। टेक्नोलॉजी हमें बर्बाद कर रही है या हम बर्बाद हो रहे हैं, दोनों देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने हमें कैसा बनाया है। और टेक्नोलॉजी अगर हमें कमजोर कर रही है या हमारी क्षमताओं को कम कर रही है, तो जरूर हमें कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। लोग कर ही रहे हैं, आजकल लोग संकल्प ले रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स के, कि 1 हफ्ते फेसबुक से दूर रहूंगा, 24 घंटे डिजिटल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस प्रकार के संकल्प लोग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कठिन संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अखबारों को, किताबों को, फिल्मों को, जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा समय दें। हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो उस झरने की कलकल सुनने के बजाय हम सेल्फी लेने लग जाते हैं। वो सेल्फी लेने के चक्कर में कई बार झरने के नीचे गिर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दृश्य का आनंद लेना चाहिए उस दृश्य का भी आनंद नहीं ले पाते। तो इस डिजिटल मीडिया की मार बड़ी गहरी है, वो चौतरफा है, वो केवल एक तरफा नहीं, पठनीयता बनी है, हमारी जिंदगी पे भी है। उससे हमें बचने की जरूरत है। देखिए, हम लोग जब अच्छे वक्ताओं के साथ में संवाद करते हैं तो हमारा काम बहुत अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि हम सर ने एआई की चर्चा की अभी, और हमारा जो प्रश्न था हम एआई पर ही था, पूछना चाह रहे थे कि सर ये एआई जो है अब पत्रकारिता विषय में इसकी सर क्या भूमिका है, ये क्या चुनौतियां लेकर के आ रही है या हमारा एक सहयोगी बन करके आ रही है, हमारा काम सरल कर रही है? देखिए, एआई तो ये कह रही है कि संडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी सारे मजे कैश करोगे। तो एआई तो चाहती है कि आप सब लोग विकलांग हो जाएं, पर उसके बाद क्या होगा? मूल बात यह है कि जब क्रिएट ही कुछ नहीं होगा तो एआई भी क्या करेगी? जो कुछ हमने क्रिएट किया है आज तक, जो कुछ हमने रचा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने आज अपने वेब माध्यमों पर डाल रखा है, उसी के आधार पर एआई हमारा मूल्यांकन करता है। उसी के आधार पर जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया, मेरे साक्षात्कार, मेरे इंटरव्यूज, मेरे लेख, मेरी किताबें, जो कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, उसके आधार पर एआई बताता है संजय द्विवेदी क्या है। ठीक है, जब मैं उस पर कुछ डालूंगा ही नहीं, फिर एआई क्या करेगा? यानी सृजन की प्रक्रिया, सृजन की निरंतरता निरंतर रहनी चाहिए। लगातार आपको कुछ ना कुछ रचना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं हिंदी में कंटेंट नहीं है एआई में, अरे भाई आप लिखोगे, कंटेंट डालोगे, वही एआई आपको बताएगा। एआई कोई मतलब खाना बनाने वाला नहीं है, खाने को अच्छे से सजा के परोसने वाला है। ध्यान रखिए, बेसिक जो प्रोडक्शन है वो हमको करना पड़ेगा। जो क्रिएटिव लोग हैं, ध्यान रखिए, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो नया रच रहे हैं, नए तरीके से रच रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, उनके लिए एआई कोई खतरा नहीं है। उनके लिए एआई उनका नौकर या सहयोगी बन सकता है। पर जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उधार की जिंदगी जीते रहे हैं, इधर का टीपा उधर डाला, उधर का टीपा उधर डाला, यहाँ का थोड़ा लेकर के कुछ रच दिया, ऐसे लोगों के लिए संकट जरूर है। क्योंकि एआई के आने के बाद एआई हमसे साफ सुथरी भाषा लिखता है, एआई हमसे अच्छी बातें करता है, एआई का जो चिंतन व्यवस्थित है, एआई में गति, स्पीड है। तो टेक्नोलॉजी ने उसको सर्वसंपन्न बनाया है। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच रही है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी और आइडियाज। क्रिएटिविटी, आइडियाज और लैंग्वेज अगर हमारे पास है, मुझे लगता है हमें हमारा एआई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास आइडियाज नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, एआई हमारा बाप बन जाएगी। और इसलिए एआई भी हमको तभी देता है, हम उसमें फीड करते हैं कंटेंट कि हमको ये चाहिए। क्रिएटिविटी को बना के रखना, भाषा को बना के रखना, क्रिएटिविटी को बना के रखना, नए आइडियाज, नए विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना, तब हमारे लिए एआई एक मददगार के रूप में है। और मुझे लगता है कि इसका सर्वांगीण उपयोग होगा। एआई का केवल मीडिया के लिए नहीं है, लगभग सभी क्षेत्र उपयोग हो रहा है। और अब तो एआई एंकर भी खड़े कर दिए जा रहे हैं जो खबरें पढ़ रहे हैं।
कल वो खबरें रच भी पाएंगे। पर मुझे लगता है जब मन, संवेदना, विचार इसकी जब बात होगी तो मुझे लगता है कि मनुष्य की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, क्योंकि इसको बनाने वाला भी मनुष्य ही है। पर खतरा तो है, जो सामान्य काम करने वाले लोग हैं, साधारण काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एआई ने बहुत बड़ी चुनौती पैदा की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर, जैसे आप भी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं और मैं भी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के शिक्षक हूँ, और अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई है, और लगभग उस मुझे लगता है कि उससे के जो स्नातक और स्नातक के छात्र हैं वो फर्स्ट बेस्ट निकल भी रहा है चीज़ों को लेकर के। तो जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी एनईपी को लेकर के, और ये तो बात थी कि एनईपी के फ्रूट्स हमको बाद में देखने को मिलेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा। तो अब इससे बहुत समय काल बहुत ज़्यादा तो नहीं बीता है, 2-3 साल ही हुए हैं, लेकिन इस 2-3 सालों में भी आप कैसे देखते हैं कि जो आउटपुट एनईपी का निकल के आ रहा है, हम इससे संतोषजनक है कि इसके और बेहतर परिणाम हमको मिलेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है एआई के बारे में जब आप इसका एनईपी के बारे में। एनईपी के बारे में जब विचार करेंगे, जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका जब आप विचार करेंगे 3 चीजों पर इसका फोकस है। अच्छा। पहली बात ये कह रही मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा पहले भी हम पढ़ाते थे, पर एक शौकिया वो था, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं था, कोई उसका नंबरिंग नहीं होती थी, कोई इसकी ग्रेडिंग नहीं थी। तो एक उन्होंने वैल्यू एडिशन के लिए कि नैतिक शिक्षा आपको अनिवार्य है, एक स्वच्छ अच्छा समाज बनाना है, नैतिक शिक्षा जरूरी है, कोई दो राय नहीं है। दूसरी उसका फोकस है पर्यावरण की शिक्षा पर, कि हमको अब जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को रहने लायक बनाए रखना है। इसलिए पर्यावरण के मूल्यों के प्रति, जो हमारी भारतीय चेतना की बात है, कोई अलग बात नहीं है। हम नहीं कहते रहे एक वृक्ष 10 पुत्र समान, हम नहीं कहा। तो इसलिए पर्यावरण के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ हमारा क्या रास्ता होगा, उसके बारे में एनईपी बात करती है। और तीसरी बात जो एनईपी कर रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बात है कौशल विकास की। कौशल विकास का मतलब ये है कि पढ़ लिख करके आदमी हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि काम का आदमी बनेगा। काम का आदमी बनाने की बात करती है, कौशल विकास की बात करती है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है। अभी तक क्या हो रहा था, हम पढ़ रहे थे, कुछ सीख नहीं रहे थे। एनईपी का जोर इस बात पर है कि आप पढ़ें जरूर, पर कुछ ना कुछ सीखें। कोई ना कोई कौशल आपके हाथ में ऐसा हो जिसके नाते आप दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं। हमने क्या किया, अपनी लंबी इस परंपरा में आजादी के बाद हमने ऐसे लोग खड़े किए जो खूब पढ़े लिखे थे पर किसी काम के नहीं थे, श्रम से शर्म करते थे। जबकि हम कहते श्रमेव जयते, उनको श्रम से उन्होंने पढ़ाई कर ली, हाई स्कूल पढ़ लिया, अब वो छोटा काम नहीं कर सकते, इंटर पास कर लिए और भी श्रम नहीं कर सकते। हम लोग की तरह पीएचडी एमए कर लिए तो किसी काम के नहीं बचे। तो ये जो श्रम से शर्म करने वाली पीढ़ी तैयार हुई, जो कुछ करना नहीं चाहती, कुछ डिलीवर नहीं करना चाहती। आप देखिए चीन ने किस प्रकार से कौशल विकास किया अपने लोगों का। आज मैन्युफैक्चरिंग की वो एक तरह से इतनी बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर ली, आज हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने लोगों को कुछ ना कुछ काम करने लायक बनाना है, कुछ ना कर। आप सोचिए, छोटे मोटे काम करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास एसी बनाने के लोग नहीं है, हमारे पास प्लम्बर नहीं है, हमारे पास जो है छोटे छोटे जो काम है उन कामों करने के लिए हमें लोगों का इंतजार करना पड़ता है, इलेक्ट्रीशियंस नहीं अच्छे। तो हमें कौशल विकास करते हुए सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी लोग तैयार करने हैं और बड़े कामों के लिए भी लोग तैयार कर रहे हैं। तो और पूरी दुनिया के अंदर जो मानव संसाधन है वो भी हमें देना है। आज सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के लोग जाकर के काम कर रहे हैं, किस आधार पे काम कर रहे हैं? क्योंकि श्रेष्ठ मानव संसाधन है, ये अच्छा काम करता है हिंदुस्तानी, जिस देश में जाता है वहां जाकर समरस होकर के रहता है। तो इसलिए एक अच्छा हिंदुस्तानी तब होगा जो वो पढ़ा लिखा तो होगा, उसके बाद कोई स्किल भी होगी। तो एक स्किल मैनेजमेंट पे भी जोर है। जहां तक है आप कह रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या है, मुझे लगता है कि अभी इसके प्रभाव का आकलन इसलिए नहीं करना चाहिए कि बहुत ताजा मामला है, स्टार्ट हुआ है, हिंदुस्तान तैयार नहीं है। देखिए हिंदुस्तान की समस्या क्या है, हम बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगता है जो पुराना था वही अच्छा था, हम बदलना नहीं चाहते। हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं देशों में तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग देखा जाए उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है हम लोग। और हम लोग अपने यहाँ, हमारे यहाँ जबकि अधिसंख्य है लोगों की, लेकिन हमारा आउटपुट उस प्रकार से नहीं निकल पा रहा है। वही चीज है, जैसे अपने गांव में जो हम काम नहीं करते उसी काम को हम शहर में जाके करते हैं, जो काम शहर में हम नहीं कर सकते वही काम हम दुबई और अमेरिका में जाकर करते हैं। अभी आप देखिए जो डंकी फिल्म आई है शाहरुख खान की, वो किस प्रकार की कहानी बताती है। अभी लोग हथकड़ी बढ़िया लगा करके वापस आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि लाख 50 लाख रुपए भी खर्च करके लोग वहां गए हैं। तो मतलब आप सोचिए 50 लाख रुपए आपके पास हो, आप अच्छा वाला बिजनेस कर सकते हैं हिंदुस्तान में, आप क्या कर रहे हैं वहां गए थे। तो ये भी एक चीज है कि कहीं ना कहीं एक जो श्रम करने से शर्म है, एक हमें ऐसा समाज बनाना है जो कौशल युक्त समाज हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ समाज हो। और मुझे लगता है नई शिक्षा नीति ने उस दिशा में प्रस्थान कर दिया है और भारतीय जो नौजवान है उनका मन बदल रहा है, उनका मत बदल रहा है।
जो नई पीढ़ी है उसको नए तरीके से स्वीकार करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में इसके शायद अच्छे परिणाम दिखेंगे। सर मैं एक और बस जानना चाहूँगा आपसे एक अंतिम सवाल कि आप लगभग देश भर में भ्रमण करते हैं, कई शैक्षणिक संस्थानों में आपके व्याख्यान होते रहते हैं और लगभग हर एक राज्यों के लोगों के साथ में आपका संवाद लगातार बना रहता है। तो जो भारत बोध का दर्शन है, तो उस भारत बोध के दर्शन में आपकी क्या व्याख्या है सर उसमें? देखिए, मेरी किताब इस पर आई है, सर। भारत बोध का नया समय करके। देखिए, भारत तो हम जैसे जानते हैं, भारत कोई आज बनाया गया नहीं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने ठोक पीट करके 1947 में हिंदुस्तान बनाया, जबकि हिंदुस्तान आज नहीं बना। विश्व पुराण की घोषणा है। विश्व पुराण कब का ग्रंथ है? वो लिखता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारतीय संतति। ये भारत की, तो भारत कोई नया देश नहीं है। भारत का संकट क्या है कि हम भारत को जानते हैं। इसलिए हम लोगों का अभियान है, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। संकट भारत को न जानने का है। अपने आप को न जानना हमें आत्मदैन्य में डालता है। हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं। हमें लगता है दुनिया में सब कुछ अच्छा हुआ, हम कितने गए गुजरे लोग, क्योंकि हम जानते नहीं हमारी शक्ति क्या है। भारत ने किस विषय पर विचार नहीं किया, भूगोल पर, खगोल पर, किस पर विचार नहीं किया। आप देखिए, एक शब्द को आप पकड़िए, भूगोल, भूगोल को पकड़िए आप। दुनिया में एक धर्म कहता है कि पृथ्वी जो है चपटी है, उसको लेकर के विद्वानों को फांसी दी जा रही है, विद्वानों से माफी मंगवाई जा रही है, अनाचार और पाप हो रहा है। हमारे विषय का भी नाम भूगोल है, हमारे विषय का नाम भूगोल है, मतलब ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष है ये। हमारे विषय का नाम, हमने उस विषय का नाम ही रखा भूगोल, जिससे पता चलता धरती गोल है। तो ये एक जो भारत को न जानना है। मैंने भी सर पढ़ा था कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरु के ही उससे आया हुआ है, जो शब्द जो है वहीं से निकला हुआ है। तो आप देखिए, अंक गणित में हमने जो काम किया, खगोल में जो काम किया, हमने ज्योतिष में जो काम किया है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती है, इस तरह की बातें करते हैं। हमने हेल्थ को लेकर जो काम किया, आयुर्वेदा को लेकर जो काम किया, योग को लेकर जो काम किया, पूरी दुनिया आज हमारे इस विचार को स्वीकार कर रही है, तो हम नहीं स्वीकार कर रहे। हमें आज भी लगता है कि पश्चिम में बहुत चमकीली दुनिया है, बड़ी खूबसूरत दुनिया है और हमें ज्यादा सफलता है। तो सबसे बड़ा संकट ये है, हम भारत को जाने भारत को। जिस दिन भारत को जान जाएंगे, मैं कई बार मजाक में कहता हूँ विद्यार्थियों से, जिस दिन जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। जिस दिन आप भारत को जान जाओगे, आप भारत से घृणा नहीं कर सकते, आपको भारत से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आज का देश नहीं है। हम गीत गाते हैं ना, युग युग से बहता आता है पुणे प्रवाह, हमारा आज का नहीं है। हजारों सालों की परंपरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दुनिया के पहले कथावाचक है। दुनिया में कहीं कहानियां नहीं थी, आप समझिए, हमने पहली कहानियां रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, कहानियों में, हमारा ज्ञान कहानियों में कहा गया। तो मुझे लगता है कि भारत को जानना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप भारत को आप जान जाते हैं तो हमारे अपने संकट अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब आप भारत को जानते हैं तो आप भारत की शक्ति को जानते हैं, उसके पोटेंशियल को जानते हैं कि हमारी जो डेमोग्राफी है, जितना बड़ा आकार है, जिस प्रकार की संस्कृति हमारे पास है, जिस प्रकार की भाषाएं हमारे पास है, जिस प्रकार का साहित्य और जिस प्रकार की वैज्ञानिक सोच हमारे अंदर है, वो सारा कुछ आप जान जाते हैं। तो आपकी धीरे धीरे हीनता खत्म होती है। जैसे आप देखिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है, जब बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता कि हिंदुस्तान क्या है। हमारे राष्ट्र नायक जितने हैं आजादी के आंदोलन की पहली लाइन के लोगों को देखिए, ये सब विदेशों में गए, वहां उन्हें पढ़ाई लिखाई की, वहां पे पढ़े, अच्छी अंग्रेजी सीखी, सब किया, पर उन्हें वहां जाके लगा कि इतनी महान संस्कृति के उत्तराधिकारी होकर के भी हम गुलाम हैं। वो लोग लौटते हैं और हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक तरह से स्वाधीनता आंदोलन होता है और एक मुल्क आजाद होता है। तो कई बार जब हम अपने आप को जानते हैं, आज देखिए जो भारतवंशी है, जो भारत के रहने वाले प्रवासी, जिनको हम इंडियन डायस्पोरा कह रहे हैं, जो दुनिया के अंदर गए हुए हैं, वो भारत के प्रति क्या भाव रखते हैं, और भारत के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति भारत के अंदर उसका क्या भाव क्या है। तो कई बार मुझे लगता है जब हम विदेश में होते हैं, हम ज्यादा भारतीय होते हैं, और भारत के अंदर हम उतने ही मतलब भारत के प्रति थोड़ा क्रिटिकल होते हैं। तो कई बार जो हमारे आसपास के संकट हैं, जो वो है, वो अन्यान कारणों से उपजे हुए हैं। बहुत लंबे समय की जो गुलामी है, लंबे समय तक एक गलत रास्ते पर हम चलते रहे, लंबे समय तक आपस में लड़ते भिड़ते अन्यान कारणों से गुलामी का दंश भोगते रहे, उसके नाते बहुत सारी दिमाग पर अभी हमारे छाया पड़ी हुई है। पर हमें समझना चाहिए कि नालंदा अगर जलाई गई तो क्यों जलाई गई, मंदिर तोड़े गए तो क्यों तोड़े गए। अभी भी हमारे पास जो मंदिर हैं दक्षिण के, वो कितने समृद्ध हैं, वो संस्कृति के, कला के, शिक्षा के केंद्र हैं।
जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचा के रखा, बना के रखा, एक बार पुनः उस ओर वापसी हो रही है। इसको मैं त्रिपाठी जी कहता हूँ, ये विचारों की घर वापसी है। एक बार भारत अपने को जान रहा है, भारत जान रहा है और जाग रहा है और फिर से उस रास्ते पे चल रहा है जहां से चलना चाहिए, जहां से लौटना चाहिए। और ये जो वापसी है, विचारों घर वापसी, यही दरअसल भारत बोध है। संजय द्विवेदी जी जैसे आपके साथ में वक्ता हूँ बात करने के लिए, तो आप अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर प्रश्न पूछने के लिए अपना मुंह छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये कि सर का आपने बहुत बहुमूल्य समय लिया और इस बीच हम लोगों ने कई विषयों पे बात की। हम लोगों ने कुंभ के ऊपर बात की, अपने सोशल मीडिया जो गाइडलाइंस है उसको लेकर के चर्चा की, मीडिया लिटरेसी पर कैसे काम किया जिससे कि हमारी जो यंग जनरेशन है या बाकी जो लोग हैं कहते कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकें। एनईपी पे हम लोगों ने चर्चा की कि एनईपी के भी 2-3 साल हुए हैं और सर ने बताया कि निश्चित ही आगे आने वाले समय में एनईपी के हमको जो है कौशल विकास के रूप में अलग उसके परिष्कृत रूप देखने को मिलेंगे और हमारा जो मानव संसाधन है भारत का वो वैश्विक पहचान बन के उभरेगा। और इसके साथ में सर ने भारत बोध की भी एक व्याख्या की और निश्चित रूप से हम सभी लोग गर्व महसूस करेंगे कि हम एक ऐसे देश की हैं जिसकी एक महान संस्कृति रहेगी। सर आपने समय दिया, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि सर के साथ भी संवाद करने का मौका मिला। तो दर्शकों, फिर आपसे मुलाकात होगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।